Good morning and welcome to the online class session of class 9th. So today we are going to start chapter 1 of history. In the first part or the topic which I will explain you today will be the introductory part and few of the topics we will cover, and later on in the next videos we will continue as the chapter progresses. So the first chapter of history is the French Revolution. French Revolution. Now you must be admiring in your mind that why we are studying class 9 chapter 1 with the history of France or the revolution of France. देखिए ये जो चैप्टर है, दिस चैप्टर नंबर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन, it is a landmark in the, as I have written also here, in the history of Europe and world. ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक लैंडमार्क है. क्यों लैंडमार्क है? क्योंकि बहुत से नए आइडियाज़, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम या जो गवर्नेंस का सिस्टम था, जैसे पहले मोनार्की सिस्टम चलता था, तो वो मोनार्कियल सिस्टम जो चेंज हुआ और बहुत से देशों ने यूरोप के और यूरोप से फिर बाकी दुनिया में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम रीच किया, उसकी कहीं ना कहीं उसका क्रेडिट या उसका श्रेय पूरा इस फ्रांस की क्रांति को जाता है. रिवोल्ट किस कंडीशन में होता है? रेवोल्यूशन कब होती है? रेवोल्यूशन तब होती है जब हम जो कंडीशंस हैं विच आर रियली वेरी मच अनसेटिस्फाइंग एंड नाउ, जो एक हमारे सब्र करने की जो एक स्थिति है, जब वो पार हो जाती है तो हम फिर विद्रोह पे उतर आते हैं. वो जो विद्रोह है कि हम किसी भी जो सरकारी नियम है, जो कानून है, उसको ना पालन करें, उसको तोड़ें, पूरे सिस्टम को ही चेंज कर दें, आइदर वायलेंटली और नॉन वायलेंटली, इन एनी वे, वो पूरा रेवोल्यूशन हो जाता है. तो वास्तव में इस क्रांति ने पूरे दुनिया में, क्रांति इसीलिए कही गई फ्रांस की क्रांति क्योंकि पूरी दुनिया के गवर्नेंस सिस्टम को, गवर्नमेंट के सिस्टम को ही बदल दिया. उस समय तक ज़्यादातर देशों में मोनार्कियल सिस्टम था, राजशाही थी. मोनार्कियल सिस्टम आप सब जानते होंगे कि जो किंग था वो रूलर होता था और उसके पास ऑलमोस्ट ही हैज़ ऑल द पावर्स. सुप्रीम रूलर होता था, वो सुप्रीम पावर्स होते थे. He has not to discuss. If he wishes, he can discuss, but there was no foundation that while anyone is giving the suggestions of his ministers, he has to follow. जैसा आज डेमोक्रेसी में होता है, ऐसा कुछ नहीं था. तो इस तरीके से ये तो हो गई फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात. जनरली ये जो आउटब्रेक माना गया इस फ्रेंच रेवोल्यूशन का, वो जो डेट है, इसको ध्यान रखिएगा. अब नाउ यू आर स्टडिंग हिस्ट्री, तो द इम्पॉर्टेंट डेट्स, द फिगर्स, जस्ट नोट इट डाउन सो दैट इट विल बी कन्वीनियंट when you will revise it again. तो वहाँ पे हम ये पाते हैं कि 14 जुलाई 1789 को जो इवेंट था आउटब्रेक का, माने जब ये चिंगारी भड़की, एक तरीके से आप कह सकते हो ये क्रांति की, विद्रोह की, उसको ही माना जाता है कि 14 जुलाई 1789 को ये स्टार्ट हुआ. अच्छा, स्टार्ट होने में ये हुआ कहाँ से? एक कन्फ्यूजन आई कि चूंकि जनता में विद्रोह और विरोध चल रहा था और किंग ने जो ट्रूप्स थी उनको बोला था मॉनिटर करने के लिए, जैसे सड़कों पे कई बार फ्लैग मार्च होते हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं, सेना निकल पड़ी थी. लेकिन एक र्यूमर पेरिस शहर में फैल गया कि किंग हैड ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स टू फायर ऑन द सिटीजन्स. अब राजा चाह रहा है कि पूरी तरह से जो लोग विरोध कर रहे हैं वो मार दिए जाएं. और ये र्यूमर इतनी तेज़ी से फैला कि लोग, 7,000 लोग, लगभग 7,000 पीपल इनिशियली स्टार्टेड रनिंग अवे इन द सिटी, और दौड़ने ही लगे. क्या वो, अब जब दौड़ते दौड़ते वो ये बैस्टिल प्रिजन, आप सोच रहे होंगे प्रिजन कहाँ से आ गया इसमें. एक्चुअली अब लोग दौड़ रहे थे तो अब अफवाह उड़ गई थी, दिमाग में उनके चल रहा था कि कैसे रिएक्ट किया जाएगा. सेना आ रही है मारने हमें, तो सेना मार रही है तो अब उससे लड़ाई कैसे लड़ेंगे? लड़ाई लड़ेंगे हथियार से. हथियार कहाँ मिलेगा? अब इन्होंने जितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे सब पे धावा बोलना, अटैक करना शुरू कर दिया कि कहीं पे भी जहाँ पॉसिबल हो सके वहाँ हमें ये हथियार मिल जाए. अल्टीमेटली वेपन्स इनको मिले बैस्टिल प्रिजन में. बैस्टिल प्रिजन को तोड़फोड़ कर दिया. कुछ ही कैदी वहाँ पर आप कह लो कि बंदी थे और उनको छुड़ा के बाहर कर दिया और जो आर्म्स थे, एम्युनिशंस थे, उनको ले लिया और तोड़फोड़ करना शुरू कर दिए. तो वहाँ से बाद में जब राजा ने देखा कि इस तरह की अराजकता की स्थिति आ गई है, जो नॉन वायलेंट सिचुएशंस हैव क्रिएटेड इन द कंट्री, तो ट्रूप सच में फिर बाहर निकली. लेकिन ये एक जो है रीज़न, ये ब्रेक किया. अब जो सेकेंडरी थिंग है, ये तो हो गई कि मूल घटना थी क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन की और किस दिन शुरू हुई, जो डेट था. देखिए, जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि देयर आर लॉट ऑफ रीजंस बिहाइंड दैट, कि अगर कोई रिवोल्ट करने पर उतारू हो गया तो डेफिनेटली देयर आर सेवरल रीजंस बिहाइंड दैट. वैसे ही यहाँ पे भी सेवरल रीजंस थे.
उन रीजंस को क्लासिफाई किया जाएगा। सबसे पहला जो रीजन था दैट वाज, या कंडीशन जिसके वजह से ये लोग विद्रोह पर आए, वो था सोशल कंडीशन। आप इसको सोशल कंडीशन भी कह सकते हो, और या आप इसको सोशल आप रीजन भी कह सकते हो। एक ही बात होगी कि क्या परिस्थितियां थी जिसके वजह से लोगों ने इस तरह की स्थिति लाई। नंबर 1 ये कह सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे सोशल है, इकोनॉमिकल है, पॉलिटिकल है और इमीडिएट है। 4 रीजंस हैं इस पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, और ये चारों रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लेना या देखना वीडियो। सोसाइटी जो थी फ्रांस की, माने जो समाज था, इट वॉज डिवाइडेड इन 3 स्टेट्स। 3 स्टेट्स माने 3 भागों में जो समाज था वो डिवाइडेड था। ये 3 थे क्या? नंबर 1 फर्स्ट एस्टेट। अब ये फर्स्ट एस्टेट में कौन से लोग थे? इस फर्स्ट एस्टेट में क्लर्जी थे। क्लर्जी कौन होते हैं? हु आर क्लर्जीज? क्लर्जीज होते हैं जो चर्च में, आप ऐसे कह लो क्रिश्चियंस के जो पुरोहित हैं या जो फादर्स हैं, प्रीस्ट हैं, वो कहलाते हैं क्लर्जीज। ठीक है, जो रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पंडित जी लोग हैं, मौलवी हैं मुस्लिम धर्म में, वैसे जो क्लर्जीज ग्रुप था, चर्च के लोग जो बिलोंग करते थे, दे वर कॉल्ड क्लर्जीज। वो इस सोशल डिवीजन में, इस सामाजिक विभाजन में नंबर 1 पर थे। अच्छा, दूसरे लेवल पर थे नोबिलिटी, सॉरी सेकंड एस्टेट, पहले यहां लिख दूं मैं। सेकंड एस्टेट में थे हमारे नोबल या नोबिलिटी के लोग, माने आप ऐसे कह लो रॉयल फैमिली के लोग, माने राज परिवार के लोग, राजा के परिवार, उसके नात रिश्तेदार जो भी लोग थे, ये आ गए इस कैटेगरी में, सेकंड एस्टेट में। और थर्ड एस्टेट में आते थे, जो हमारा थर्ड एस्टेट था, दैट बिलोंग टू कॉमन पीपल। अब इस कॉमन पीपल में आपके सब आ गए, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे वो ट्रेडर्स हों, चाहे बिजनेसमैन हो, मतलब आप कह सकते हो लोअर क्लास जो इनकम वाइज था या जो मिडिल क्लास था, वो सभी मतलब आ गए थर्ड एस्टेट में। माने चर्च के लोगों को और राज परिवार के लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी लोग आ गए थर्ड एस्टेट में। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी? अगर इस तरह का डिवीजन बनाया यहाँ पे, तो व्हाट वाज द बेसिक प्रॉब्लम? अब आप देखिए कि पहले कंडीशन जो सोशल कंडीशन है, पहला तो ये कि सोसाइटी को डिवाइड किया गया, सोशल डिवीजन कर दिया गया, एक तरह की रैंकिंग बना दी गई 1 2 3 की। सिर्फ रैंकिंग बना देने से समस्या नहीं थी, समस्या मूल ये थी, द मेजर प्रॉब्लम वाज दैट दिस फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। ये जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग थे, ये इनको एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, मतलब इनको किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होता था। दे हैव टू नॉट टू पे एनी ऑफ द टैक्स टू एनीबडी। और थर्ड एस्टेट जो था पेड ऑल द टैक्सेस। अब वो कई तरह के टैक्सेस होते थे, मतलब आप देख रहे हैं कि जो संभ्रांत वर्ग था, जो अमीर वर्ग था, चाहे वो चर्च के लोग हों और चाहे वो राज परिवार के लोग हों, ये संभ्रांत वर्ग था। चर्च की स्थिति आपको बताऊं, उस दौरान यूरोपियन कंट्रीज में चर्च वॉज समटाइम्स मोर पावरफुल देन द किंग इटसेल्फ। कई बार राजा तक को चर्च के ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता था, इतना प्रभावशाली, इतना पावरफुल चर्च होता था। तो ऐसे में उन चर्चेस तो ऑब्वियसली दे वर पावरफुल, उनको कोई टैक्स नहीं देना है, नोबिलिटी को कोई टैक्स नहीं देना, मींस दे बोथ हैव नॉट टू पे एनी टैक्सेस, कोई टैक्स नहीं देना। ऑल द टैक्सेस वर बीइंग पेड बाय द थर्ड एस्टेट। उसमें भी कई तरह के टैक्सेस थे जो ये पे करते थे, वो इनको जाते थे। जैसे एक टैक्स था जिसका नाम था टीथेस। इसका मतलब हुआ 1/10, मतलब आपके इनकम का 1/10 पार्ट वो किसको जाएगा? टीथेस वॉज कलेक्टेड बाई
चर्च, ये चर्च को जाता था टिथेस जो था। और एक टैक्स था जिसको बोलते थे डायरेक्ट टैक्स, इट वाज कॉल्ड टेल, ये डायरेक्ट टैक्स था। और ये जो डायरेक्ट टैक्स था ये जाता था आपके गवर्नमेंट को, माने रूलर को जाता था। रूलर, अब ये हो गए तीन कंडीशन। रूलर, अभी रूलर पे भी आऊंगा कि रूलर था कौन, कौन मैनेज कर रहा था सारी चीजों को। तो एक बार दोबारा से थोड़ा सा रिकॉल करा दूं, क्योंकि आज मैं सारे सिर्फ कंडीशंस, चारों कंडीशंस पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको एक चैप्टर क्लियर हो जाए कि आखिर ये रेवोल्यूशन हुआ क्यों। फिर लेटर ऑन जो जो इंसिडेंट इस चैप्टर में हुए हैं वो हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। तो एक बार दोबारा से क्लियर करूं कि जो 14 जुलाई 1789 को बैस्टल प्रिजन पे स्टॉर्म करके वहां पे हमला करके जनता ने हथियार लूट लिए इस र्यूमर में कि सेना उनको मारने आ रही है, वहां से फ्रांस की क्रांति स्टार्ट हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। इसलिए डेट फ्रेंच रेवोल्यूशन की 1789 है। सेकेंडरी जो उसके रीजंस हैं, कई रीजंस थे, 4 रीजंस हैं मेनली जो हम पढ़ते हैं। सोशल कॉज, देन पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज एंड इमीडिएट कॉज, जिसमें से सोशल कॉज, सोसाइटी वाज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। नंबर 1 फर्स्ट स्टेट क्लर्जीज, जो चर्च के लोग थे। नंबर 2 नोबिलिटी, रॉयल फैमिली या राज परिवार के लोग थे। एंड नंबर 3 थर्ड स्टेट पे कॉमन पीपल थे। सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन ये था कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट को कोई भी टैक्स नहीं देना होता था। थर्ड स्टेट हैज टू पे ऑल द टैक्सेस। टैक्सेस में भी बहुत सा क्राइटेरिया था, बहुत तरह के टैक्स थे, जिनमें से मेजर 2 टैक्सेस को सिर्फ मैंने आपको समझाया है। एक जो चर्च कलेक्ट करता था जिसका नाम था टिथेस 1/10, और एक टेल टैक्स था जो डायरेक्ट टैक्स था जो सरकार को पे किया जाता था। सो नाउ द सेकेंड कॉज और द कंडीशन फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज द पॉलिटिकल कॉज। नाउ व्हाट वाज द पॉलिटिकल कॉज? राजनीतिक कारण। पहला सामाजिक कारण हम लोगों ने देख लिया। दूसरा राजनीतिक कारण क्या था कि 1774 में, एक्चुअली फ्रांस में उस समय था कौन रूलर, तो 1774 में लुइस 16, द नेम ऑफ रूलर वाज लुइस 16 ऑफ बॉर्बन डायनेस्टी। ये बॉर्बन डायनेस्टी को बिलोंग करता था। बॉर्बन वो बिस्किट नहीं जो आप लोग खाते हैं, ये बॉर्बन डायनेस्टी थी फ्रांस की, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। बॉर्बन डायनेस्टी को बिलोंग करता था। 20 इयर्स के ही एज पे, एक्चुअली व्हेन ही बिकेम रूलर ही वाज ओनली ऑफ 20 इयर्स एज। तो आप एक चीज ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये एज भी यहाँ बताने का सेंस ये है कि ही वॉज क्वाइट इमेच्योर टू होल्ड दिस मच इंपॉर्टेंट पोस्ट। माने राजा चूंकि ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो जाता है, तो एक कम एज में जो इमेच्योरिटी है, जो अपरिपक्वता है, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर थी। ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से उसने शादी की जिसका नाम था मैरी एंटोनेट। ये सारे रिकॉर्ड्स नोट करते चलिएगा व्हाइल स्टडीइंग हिस्ट्री, अदरवाइज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। तो जब ये रिकॉर्ड्स रहते हैं लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट आप नोट करते चलते हो, तो जब आप दोबारा चैप्टर को पढ़ते हो या इन नोट्स को अपने बनाए हुए रीड करते हो तो जस्ट एवरीथिंग गेट्स क्लियर। तो ये अब एक तो पहली चीज़ की इनएफिशिएंट रूलर था। दूसरा लग्जरियस लाइफ अपने वाइफ के साथ लेड करने में, जैसे मैंने कहा इमेच्योर कई बार आदमी सिर्फ एज से नहीं होता है, कई बार अपनी हरकतों से भी इमेच्योर हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि 20 साल का हर व्यक्ति इमेच्योर होगा, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग 20 साल नहीं 15 साल पे ही अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं कि उनको किस समय क्या करना है, तो वो एज वाइज तो ज़रूर कम होते हैं लेकिन मैच्योर होते हैं अपने थिंकिंग से। लेकिन ये एज वाइज भी थोड़ा कम एज का था ही, और दूसरी चीज़ ये अपने थिंकिंग से बिल्कुल इमेच्योर था। इसको पहली चीज़ तो इनएफिशिएंट था, सक्षम नहीं था ये रूल करने के लिए। दूसरा इसको बस ये था कि जो सिस्टम परिवार के साथ, वाइफ के साथ, मैरी एंटोनेट के साथ जो आलीशान जीवन ऐश अय्याशी करते हुए बिताना, इस तरह से ये बिता रहा था। तो जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था कंट्री का, जैसा लोग अनसेटिस्फाइड थे इसके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से, जो प्रशासनिक व्यवस्था इसने बना रखी थी, लोग उससे बहुत दुखी थे, परेशान थे कि ये अल्टीमेटली कुछ ऐसा कोई सुधार कर ही नहीं रहा है। तो लोग चेंज चाहने लगे, लोगों को ऐसा लगने लगा कि बदलाव होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो किंग है वो कहीं से भी हमारे बारे में या देश की राजनीतिक स्थिति जो है या आर्थिक स्थिति उसके बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा है। तो एक ये कारण हुआ पॉलिटिकल कॉज, रूलर का इनएफिशिएंट होना, इमेच्योर होना और लग्जरियस लाइफ सिर्फ लेड करते रहना, पीपल के बारे में ना सोचना, ना किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में कोई सुधार करना। देन इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज में सबसे बड़ी चीज कि व्हेन ही बिकेम रूलर एट दैट टाइम ट्रेजरी वाज एम्प्टी। ट्रेजरी एम्प्टी थी, माने जो खजाना था वो खाली था। खाली क्यों था? व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड दैट? देखिए, फ्रांस के खुद अपने इन्वॉल्वमेंट लॉन्ग वॉर्स में रहे थे। लड़ाई कोई भी होती है तो खर्चे बहुत एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ जाते हैं। वो खर्चे बढ़ गए थे,
उनको मैनेज करना था, तो वो सारी चीज़ें एक साथ होते चली आ रही थी। अच्छा, सेकंड, अब आप देखिए अपनी लड़ाइयों से तो अभी खजाना खाली हो ही रखा था, इस बीच में ये कर क्या रहे थे, ये मदद कर रहे थे किसको, 13 अमेरिकन कॉलोनीज को उनके इंडिपेंडेंस वॉर में। किससे? ब्रिटेन से। उसी दौरान अमेरिका की 13 जो इंडिपेंडेंट कॉलोनीज थी, जो बाद में यूनाइटेड हुई और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनी, वो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई, अमेरिका की लड़ाई ब्रिटेन से हो रही थी उनकी स्वतंत्रता के लिए, और उनको फंड्स, वेपन्स, मनी से मदद कर रहा था फ्रांस। तो जब आपके अपने घर की आर्थिक स्थिति खराब है, आप दूसरे को लुटा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है खजाना खाली होना ही होना है। तो ये एक और एक्सट्रीम कंडीशन खड़ी कर दी इस किंग ने, अमेरिकन कॉलोनीज को फाइनेंशियल हेल्प करके या वेपन वाइज हेल्प करके अपनी ट्रेजरी को और एम्प्टी कर लिया। थर्ड रीजन इकोनॉमिक कॉज में जो था एम्प्टी ट्रेजरी होने का, दैट वाज फॉल्टी सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। देखिए किसी भी गवर्नमेंट के पास जो उसका मेन इनकम सोर्स होता है वो टैक्सेस होते हैं, जो भी टैक्स वो कलेक्ट करता है जनता से वो टैक्सेस होते हैं। ये जो टैक्सेशन था इनका, और कहीं ना कहीं उसके पीछे प्लानिंग होती है। आप देखिए हमारे देश में भी प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग था, फिर नीति आयोग बना। ये नीति बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं कि कैसे कितना टैक्स हम इससे जनरेट करेंगे, उसको कहाँ किस जगह लगाएंगे, तो उससे इकोनॉमी हमारी बढ़िया होगी। इनके पास कोई इस तरह की कोई प्लानिंग नहीं थी, तो ये बस एक फॉल्टी सिस्टम पे चले जा रहे थे जिसके वजह से नुकसान हो रहा था। देन वन मोर रीजन, इकोनॉमिक कॉज जिसके वजह से कंट्री की स्थिति खराब होती गई और जनता विद्रोह पे आई, वो था एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस और एक्स्ट्रा वेजेंट एक्सपेंसेस ऑन मेंटेनेंस ऑफ कोड। अच्छा, अब देश में कैसा कर लागू किया जाए, टैक्स लागू किया जाए, इसको बहुत कुछ नहीं ये सोच पा रहे थे। किस तरह से इनको अनर्गल मदद कर रहे थे उस पर भी नहीं सोच रहे थे, लेकिन कोर्ट कैसे शानदार और सुंदर दिखे, इनका पैलेस कैसे बढ़िया दिखे, इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ये कंसर्न थे। तो जब ऐसे अनयूजुअल एक्सपेंसेस होंगे कि दूसरे की लड़ाई में आप पैसा दे रहे हो, आपके घर में पैसा है ही नहीं, अब और दूसरा आप शानो शौकत और बढ़िया पर्दा और सोफा और कालीन बिछाने में पैसा खर्च किए चले जा रहे हो, तो ऑब्वियस है कि इकोनॉमिक एक तरह का डिप्रेशन था कंट्री में, और वो कहीं ना कहीं वो भी एक कॉज बना जो है। The last cause, as we were discussing that 4 major causes were there, then the last cause was immediate cause, जो तुरंत में कोई कारण होता है। तो तत्काल में जो कारण थे उनके भी 2 पार्ट्स हैं, there are 2 parts actually, we'll have to understand it properly. The first immediate cause was that the philosophers, means the intellectual actually class, जो पढ़ा लिखा वर्ग था, ये जो दार्शनिक थे, लाइक रोस्यू, वोल्टायर, मॉन्टेस्क्यू, इस जॉन लॉक, इस तरह के जो फिलोसफर्स थे, इनकी जो थिंकिंग थी, जो इन्होंने स्प्रेड किया जनता में, उसने कहीं ना कहीं जागरूकता लाई। देखिए बुरी दशा और बुरी कंडीशंस तो उनकी चल ही आ रही थी, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हमको कोई गाइड करता है, जब हमें कोई बताता है कि क्या प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए या जो सिस्टम चल रहा है वो गलत है, तो कई बार ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अब इन लोगों ने देखिए, इन तीनों की 3 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इन बुक्स का नाम जरूर आप लिखेंगे। जो पहला है, जॉन लॉक ने लिखा 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये बुक थी लिखी हुई जॉन लॉक की 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इसमें इन्होंने जो किंग के एब्सोल्यूट राइट्स होते थे उसको क्रिटिसाइज किया। एब्सोल्यूट राइट माने कि जो राजा के पास सर्वाधिकार थे, सभी चीज़ों के अधिकार थे, उसका विरोध किया इन्होंने, उसको क्रिटिसाइज किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पब्लिक में गया, कहीं ना कहीं फेमस हुआ, लोगों को ऐसा लगा कि हाँ सारे अधिकार सिर्फ राजा के पास क्यों हों। देन रोस्यू इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इनकी जो लिखी हुई बुक थी उसका नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें इन्होंने लिखा ओनली ऑल द पीपल शुड गेट द राइट, माने जो सारे अधिकार हैं वो जनता के हाथ में होने चाहिए, किसी सरकार या किसी सरकार के एक प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, एक्चुअली इंपॉर्टेंट सभी हैं, सारे फिलोसफर्स का इक्वल रोल रहा इस रेवोल्यूशन के आइडिया को जनता के माइंड तक पहुंचाने में, बट आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट स्टिल इज फॉलोड। आज आप इंपॉर्टेंट देखेंगे कि आज भी ये फॉलो हो रहा है। कितने इंपॉर्टेंट थ्योरीज इन्होंने उतने पहले 1789 में ही दे दी थी। मॉन्टेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ लॉज, इनकी बुक का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज। देखिए यहां मैंने राइटर का नाम लिखा है, ठीक है, जॉन लॉक, रोस्यू, मॉन्टेस्क्यू। यहां मैंने उनके बुक का नेम लिखा है और यहां मैंने उनके बुक की जो थीम है उसको लिखा है, ये ध्यान रखना आप। तो यहाँ पे जो थीम, ये बुक का नाम हो गया स्पिरिट ऑफ लॉज, इसमें इन्होंने क्या लिखा, सेपरेशन ऑफ पावर्स।
अब आप सेपरेशन ऑफ पावर्स हो सकता है 8th में पढ़े हो, दोबारा आपको रिकॉल करा दूं कि आज के डेट में हमारे गवर्नमेंट सिस्टम में भी पावर सेपरेटेड हैं बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और आप सब जानते हैं लेजिस्लेचर मेक्स द लॉ, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट्स द लॉ एंड जुडिशरी प्रोटेक्ट्स द लॉ। तो ये जो सेपरेशन ऑफ पावर्स की थ्योरी मॉन्टेस्क्यू ने 1789 में उठा के दे दी कि जो अधिकार है, पहली बात तो जो पावर है वो एक आदमी के हाथ में, एक संस्था के हाथ में ना केंद्रित हो, वो बटा हुआ हो। तो ये कुछ इन राइटर्स की वजह से भी समाज में बहुत तेजी से जागरूकता फैली, अवेयरनेस आई। देन द सेकेंड थिंग दैट वाज एस्टेट्स जनरल। ये एस्टेट्स जनरल था क्या? एस्टेट्स जनरल एक्चुअली एक बॉडी थी। इट वाज अ बॉडी मीन्स आप इसको पॉलिटिकल बॉडी कह सकते हो, एक राजनीतिक संगठन था जो किंग जब कोई टैक्स बढ़ाना होता था, कोई मेजर पॉलिसी उसको इंप्लीमेंट करनी होती थी, तो वो इस पॉलिटिकल बॉडी से वोटिंग करा के फाइनल कर देता था। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो एब्सोल्यूट राइट की बात हो रही थी, एक्चुअली अभी भी एब्सोल्यूट राइट है। इस एस्टेट जनरल में तीनों एस्टेट्स होते थे, माने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, जो तीनों एस्टेट आपको शुरू में पढ़ाया वो तीनों एस्टेट होते थे। अच्छा, हर बार जो सिस्टम होता था, पहले और दूसरे एस्टेट ने 300 अपने ईच रिप्रेजेंटेटिव्स भेज दिए इस मीटिंग में। रिप्रेजेंटेटिव माने अपने मेंबर्स को भेजा। थर्ड एस्टेट के पास अलोन 600 थे, कोई बात नहीं थी, इन्होंने अपने पढ़े लिखे वर्ग को भेजा उस मीटिंग में कि बहुत सी डिमांड्स थी जो किंग को ये करना चाह रहे थे, टैक्सेशन के रिगार्डिंग, एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। प्रॉब्लम यहाँ नहीं थी। पहला तो ये कि एक तरह का आपका तिरस्कार हो जाए तो वैसे ही चीज़ें बिगड़ जाती हैं। यहाँ क्या हुआ कि ये जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थे, दे वर सीटेड इन द फ्रंट रो, है ना, इनको आगे की लाइन में चेयर्स मिल गए थे और ये फ्रंट रो में सीटेड थे, बाकी ये ऑल वर स्टैंडिंग एट द बैक, ये पीछे खड़े होने के लिए मजबूर थे। इस बार जो अभी तक सिस्टम क्या चलता था, अब इमीडिएट कॉज में क्यों यहीं से फिर एक विद्रोह की स्वर और बढ़ गई? पुराने कारण तो चले ही आ रहे थे और ये लेटेस्ट या इमीडिएट कॉज बना। ये जो लोग थे, अभी तक जो वोटिंग होती थी उसमें फर्स्ट स्टेट का एक वोट, सेकंड स्टेट का एक वोट गिना जाता था और थर्ड स्टेट का एक वोट। अब आप एक चीज एज्यूम करो कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट ऑलमोस्ट एक ही थे, तो उनके वोट कभी दो डिफरेंस डायरेक्शन में जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि दोनों को फायदा था सरकार से, टैक्सेशन में या और तरह की ऑथराइजेशन में, फैसिलिटीज में जो प्रिविलेजेस उनको मिल रही थी बाय बर्थ, तो वो प्रिविलेजेस वो कभी खोना नहीं चाहेंगे, तो वो एक हो जाते थे। तो जाहिर सी बात है, अगर 3 ग्रुप आए और तीनों ग्रुप को एक माना जा रहा है, मतलब एक एक माना जा रहा है, एक वोट माना जा रहा है एक ग्रुप को, तो एक वोट फर्स्ट स्टेट का, एक वोट सेकंड स्टेट का, 2 हो जाता था और थर्ड स्टेट का अकेला एक वोट। इस तरह से डिसीजंस ले लिए जाते थे कि फेवर में आ गया, फेवर में आ गया। अभी इस बार क्या हुआ, जो विद्रोह इमीडिएट कॉज क्यों कहा गया कि भड़क गया, इस बार विद्रोह जो है क्रांति हो गई। इस बार जो थर्ड स्टेट था उसने इस इलेक्शन सिस्टम को डिनाई कर दिया। उसने कहा नहीं, दिस इज नॉट द वे, दिस टाइम द होल असेंबली विल बी काउंटेड। मतलब जितने लोग आज इस स्टेट जनरल की पॉलिटिकल बॉडी की मीटिंग में आज बैठे हैं, ये जो है जब पूरे लोग जितने हैं ये सभी वोट करेंगे और उसके बाद जो डिसीजन आएगा दैट विल बी फॉलोड। तो किंग ने इसको डिनाई कर दिया। किंग ने, क्योंकि वो किंग जान रहा था कि यहाँ से कंडीशन बुरी हो सकती, किंग ने डिनाई किया। ये सारे लोग जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे वहां से बाहर आ गए और एक टेनिस कोर्ट ओथ ली गई इन्होंने, जो जिसको टेनिस कोर्ट ओथ के नाम से जाना भी जाता है। टेनिस कोर्ट था, इंडोर टेनिस कोर्ट था, वहां पहुंच के इन लोगों ने मीटिंग की और वहीं पे ये डिसाइड किया कि नाउ दिस इज द टाइम टू फ्री आवर कंट्री, टू चेंज द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द कंट्री। इस मोनार्कियल सिस्टम को, इस राजशाही तंत्र को उखाड़ के फेंक देना है। उस गुस्से में जो वहां से वो बाहर निकले तिरस्कार के और उनकी डिमांड ना माने जाने की वजह से, वो इमीडिएट कॉज बन गया और पुराना सोशल या इकोनॉमिक या पॉलिटिकल कारण तो उनके दिमाग में भरा ही था, जिसको लेके वो कहीं ना कहीं रोज आप ऐसे कह लो कि उनके अंदर डिससेटिस्फैक्शन बढ़ते जा रहा था। लेकिन यहाँ ये जो पार्ट हुआ, इसके बाद वो बुरी तरीके से भड़क गए और उस टेनिस कोर्ट ओथ पे जाके उन्होंने शपथ ली। उसको टेनिस कोर्ट ओथ कहा भी जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन में, कि अब हम इस मोनार्कियल सिस्टम को ख़त्म कर देंगे। और ये इतना पार्ट है जो हमने इंट्रोडक्शन में रीजंस पार्ट में बताया है। नेक्स्ट पार्ट जो आपका आएगा, नया टाइम टेबल भी इशू होगा, उस हिसाब से फिर आपको क्लियर किया जाएगा। टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय।